तो जिन लोगों ने भी हेल्स पैराडाइज थोड़ा सा भी देख रखा है उन्हें पता होगा कि यहाँ 10 क्रिमिनल्स हैं जिन्हें सेंसेंक्यो आइलैंड पे भेजा गया है एलिक्सर ऑफ लाइफ की तलाश में, और हर एक क्रिमिनल के साथ यहाँ एक यामादा क्लैन का एग्जीक्यूशनर भी होगा। मैंने इस सीरीज के मांगा को कंप्लीट कर लिया है और इसीलिए आज की वीडियो में हम इस सीरीज में दिखाए गए 10 क्रिमिनल्स को रैंक करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान रहे वीडियो में थोड़े स्पॉयलर्स होंगे, लेकिन हाँ मैं मेजर कुछ स्पॉयलर नहीं दे रहा, तो आप आराम से देख सकते हैं वीडियो। तो इन 10 में जो सबसे वीक क्रिमिनल है उसका नाम है आकागिनु। आकागिनु को द कैनिबल कोर्टसन भी कहा जाता है क्योंकि वो मर्दों को सेड्यूस करके अपने जाल में फंसाती है और फिर उन्हें खा जाती है। जी हाँ, वो ऐसा कई मर्दों के साथ कर चुकी है जिसके बाद उसे पकड़ा गया और सजाए मौत सुनाई गई। इसके बाद आकागिनु को 4th रैंक यामादा आसिमोन शियोन द्वारा रिक्रूट किया गया और वो 10 सर्वाइविंग क्रिमिनल्स में से थी। वो जो हुआ था ना बहुत सारे क्रिमिनल्स के बीच लड़ाई, जो 10 बचेगा वही आइलैंड पे जाएगा। हाँ, ये भी बच गई। नोशिनशिंक्यो आइलैंड पहुंचते ही आकागिनु शियोन को ही सेड्यूस करने लग गई और जब शियोन नहीं माने तो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आकागिनु का अल्टीमेट एम था शियोन को खा जाने का और ये बात शियोन को भी पता था क्योंकि वो उसे मार डाले। तो यहीं तक थी हमारी आकागिनु की जर्नी। अब 9वें नंबर पे मैं जिस कॉन्विक्ट को रखना चाहूंगा उसका नाम है मोरो मकिया। मोरो को द अपोस्टेट भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने कंट्री में चल रहे रिलीजन को रिनाउंस कर देता है कि भैया मैं इसे नहीं मानूंगा और अपना ही एक कल्ट फॉलोइंग शुरू कर देता है। अपने इस फॉल्स रिलीजन को वो इतना बड़ा करना चाहता था कि वो अल्टीमेटली शोगुन को ही ओवरथ्रो कर दे। अब शोगुन का बेसिक मतलब होता है रूलर, यानी कि किसी एक अंपायर पे जो रूल कर रहा हो। हाँ, यूजुअली इनका बैकग्राउंड मिलिट्री होता है। अब ऑब्वियसली अगर कोई इंसान एक फेक रिलीजन बना लिया हो जिसमें कई लोग जुड़ भी गए हों, यानी कि ये इंसान मैनिपुलेशन में अच्छा होगा एंड शोगुन के लिए थ्रेट भी होगा। इसीलिए फाइनली उसे पकड़ा गया और सजाए मौत सुनाई गई। लेकिन यहाँ उसे 8th रैंक यामादा आसिमोन गेंजी रिक्रूट करते हैं एलिक्सर ऑफ लाइफ वाले मिशन के लिए। अब शिनशिंक्यो आइलैंड पे मोरो एकदम सरवाइव ही नहीं कर पाया क्योंकि उसकी मुलाकात हो गई यूजुरिहा से और वो तो इससे भी ज्यादा मैनिपुलेटिव है, तो कर दी इसको मैनिपुलेट, अपने फेमिनिन जाल में फंसा के इस पे एक्सपेरिमेंट्स की। कैसे एक्सपेरिमेंट्स? वेल, इस आइलैंड पे जो तितली होते हैं ह्यूमन फेस वाले, वो काट लेंगे तो क्या होगा? अच्छा, फूल निकल जाएगा। तो ये सब हुआ मोरो पे। ये जो सेंटिपीड होते हैं वो क्या करते हैं? अच्छा, वो सिर्फ लाश को खाते हैं। ये किस पे टेस्ट करेंगे? मोरो पे। बेसिकली मोरो तुरंत मारा गया और उस पे ही टेस्ट करके यूजुरिहा को काफी सारा इन्फो मिला इस आइलैंड के बारे में। खैर, 8वें नंबर पे मैं जिस क्रिमिनल को रखना चाहूंगा उसका नाम है हरुबो। हरुबो को द किलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है और इसका शरीर जो है ना वो थोड़ा अलग ही सा है। आई मीन ये मिस्टर फैंटास्टिक की तरह अपने हाथ पैर, बेसिकली अपने लिम्स को एकदम लंबा लंबा कर लेता है, किसी को जकड़ सकता है और कुछ भी खा के पचा जाता है। हरुबो को 3rd रैंक यामादा आसिमोन जिका रिक्रूट किए थे और ये बंदा इतना क्रेजी था कि अभी आइलैंड पे पहुंचे भी नहीं, जा ही रहे हैं और अटैक कर दिया। किस पे? चोबे पे। अब मैं आपको बता दूं कि आजा चोबे एक और क्रिमिनल है और वो इस लिस्ट में बहुत ज्यादा ऊपर आएगा, मतलब बहुत पावरफुल है। तो भैया उस पे अगर आप अटैक कर दोगे तो क्या होगा? फाड़ दिया उसका हाथ पैर सब और वहीं पे उसको मार दिया। तो इसी के साथ हरुबो आइलैंड पहुंचने से पहले ही मारा गया। अब 7वें नंबर पे मैं रखना चाहूंगा वॉब्ड केयुन को। केयुन को हंटर ऑफ द 100 भी कहा जाता है क्योंकि वो 100 से भी ज्यादा निंजा को मार के उनके वेपन्स को छीन लिया है। केयुन एक वॉरियर मॉन्क है जो कि वेपन्स को लेके ऑब्सेस्ड है। अब ऑब्सेस्ड कहना भी कम होगा क्योंकि वो लिटरली अपने वेपन्स से प्यार करता है, मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं उसके तरफ उसका लस्ट वस्ट है कुछ। तो इसीलिए वो डिफरेंट टाइप के वेपन्स को इकट्ठा करने के लिए डिफरेंट मासा आर्टिस्ट्स को मारता है एंड देन उनका वेपन अपने पास रख लेता है। अब केयुन के पास 100 से भी ऊपर वेपन्स है। इसके साथ उसके पास एक लिविंग आर्मर है। जी हाँ, उसके शरीर के ऊपर एक आर्मर है जो कि उसके शरीर से सिला हुआ है लिटरली। तो ये भी एक उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफाइंग फीचर है। केयुन को 11th रैंक यामादा आसाइमोन कीशो रिक्रूट किए और यहाँ केयुन का प्लान था कि वो सभी क्रिमिनल्स को पहले ही मार देगा ताकि वो आराम से एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढ सके। अब ये प्लान सुनने में तो बहुत अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूशन इसका बहुत ही घटिया होता है क्योंकि केयुन डायरेक्टली भिड़ जाता है किससे? गाबी मारू से, और उस पे अपने वेपन से अटैक करता है। मैं आपको बता दूं कि गाबी मारू को खरोंच तक नहीं लगता उसके वेपन से, उल्टा गाबी मारू उसके आर्मर को भी छेद देता है और केयुन को मार डालता है। तो इस तरह से एक माइटी वेपन कलेक्टर का अंत हो गया। किसके हाथों? गाबी मारू के हाथों। तो आगे बढ़ते हैं 6th पोजीशन की तरफ जो कि मैं दूंगा नुरुगाई को। नुरुगाई की बैक स्टोरी काफी ट्रैजिक सी है और आप जान पाएंगे कि ये बंदी तो क्रिमिनल है भी नहीं, इसको एवे ही डेथ रो पे डाल दिया गया है। तो बेसिकली नुरुगाई एक माउंटेन ट्राइब शांग
बांका से है, जो कि शोगुन को नहीं मानते। शोगुन मैंने आपको पहले बताया क्या होता है। कहने का मतलब ये कि ये ट्राइब अपने आप को इंडिपेंडेंट मानती है और ऐसे में शोगुन को इससे बहुत प्रॉब्लम है। नाउ शोगुन के अंदर जो सैमुराइज थे वो इस ट्राइब का पता ढूंढ रहे थे और वो मिल जाते हैं अपनी नुरुगई से। अब नुरुगई है बच्ची, उसे पता नहीं था कि ये सैमुराई लोग अच्छे लोग नहीं है, तो वो बड़े ही आराम से अपने विलेज का पता बता देती है कि हाँ, मेरा जो हिडन विलेज है वो वहां पे है। ऐसे में सैमुराई विलेज पहुंचे और इसके पूरे सांका विलेज को ही खत्म कर दिए। अब हालांकि वो लोग नुरुगई को नहीं मारे, क्योंकि उनका मानना था कि नुरुगई को कुछ और विलेजेस के बारे में पता होगा, तो हाँ, उससे बंदी बना लिया गया। लेकिन बाद में जब इन्फो कुछ नहीं निकला तो उसे डेथ रो पे डाल दिया गया। अब नुरुगई को 10th रैंक यामादा आसेमोन टेंजा रिक्रूट करते हैं और नुरुगई भी जाती है इस पर्टिकुलर आइलैंड पे एलिक्सर ऑफ लाइफ की तलाश में, ताकि हाँ, बेल वेल मिल जाए, अपनी जिंदगी जी सके। अब इस जर्नी पे नुरुगई और टेंजा दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, इतनी अच्छी कि नुरुगई ये तक कहती है कि भैया मैं करेगी तेरे से शादी। अब नुरुगई का लुक ऐसा है कि वो देखने में एक बॉय जैसी दिखती है, तो टेंजा को भी काफी टाइम तक लग रहा था कि ये कोई लड़का है, अनटिल वो अपने कपड़े उतार दी। खैर, फाइट्स की बात की जाए तो नुरुगई को सबसे पहले हम सी मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखे और इस लड़ाई में हम देखते हैं कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसको मर जाना है इस आइलैंड पे, यही उसका डिवाइन पनिशमेंट है। पनिशमेंट क्यों? क्योंकि उसके कारण उसके ट्राइब वाले लोग मारे गए। बेसिकली वो बहुत अपसेट थी इस बात से। लेकिन यहाँ टेंजा उसे समझाते हैं कि तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें जीना होगा, तुम निर्दोष हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, याडा याडा। तो ऐसे में ये दोनों लड़ते हैं, बचकर इस आइलैंड पे आते हैं और यहाँ आते ही इनकी अगेन लड़ाई हो जाती है एक लॉर्ड टेंसन से। अब लॉर्ड टेंसन कौन है? वेल, इनके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, बस इतना जान लो कि इस आइलैंड पे अगर सबसे पावरफुल एंटिटी कोई है तो वो है लॉर्ड टेंसन। टेंसन के बाद जो पावरफुल है वो है हर्मिट्स, देन आते हैं दोशी, फिर आते हैं शोशिन, देन आते हैं मोशिन। सोशिन मोशिन ऐसे ही है ना, शायद नहीं, पहले मोशिन फिर लास्ट में शोशिन। और जो बड़े बड़े मॉन्स्टर आप देखे थे ना, वो लोग बेसिकली शोशिन है। खैर, लॉर्ड टेंसन भी कहते हैं कि नुरुगई काफी निम्बल है, विच इज ए कॉम्प्लीमेंट। वो अटैक्स को मस्त डॉज करती है और वापस अच्छा अटैक करती है। अब मांगा में नुरुगई शियोन को अपना मान लेती है सेंसेई और उनसे तलवार चलाना सीखती है। वो सिखा नहीं रहे थे, मतलब इनडायरेक्टली सीख रही थी, मतलब सिखा रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि सिखाएंगे नहीं, लेकिन सिखा भी रहे थे। बहुत अजीब सा, वियर्ड सा था। अब आप पूछोगे शियोन से क्यों सीख रही थी, टेंजा से क्यों नहीं? वेल, टेंजा के भी गुरु शियोन है, साथ ही टेंजा से दिल मत लगाना। खैर, आगे चल के नुरुगई अपना टाओ को भी जगा लेगी। और टाओ में कैसे समझाऊं, ये काइंड ऑफ एक इनर पावर है जो कि हर एक लिविंग बीइंग के अंदर है, और इसे आप कंट्रोल कर लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसे ची कह सकते हो आप चाइनीज में, और सबसे अच्छे तरीके से बताऊं तो चक्रास जो होता है ना, जो शक्तिमान भी अपना जगा लेता था 7 चक्र, तो वो सब जगा लेने के बाद पावर वगैरह बढ़ जाता है। मतलब आप रीजनरेट कर पाओगे, हील कर पाओगे, अटैक्स को देख पाओगे, मतलब ये सब हो जाता है टाओ जगने के बाद। ऑब्वियसली सबका टाओ अलग अलग होता है, सबके पावर्स भी उसी हिसाब से अलग होते हैं, पर कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं। बेसिकली कहा जाए तो टाओ के जागने से जो इंसान होता है उसके सेंसेस बढ़ जाएंगे और वो सुपर ह्यूमन अटैक भी कुछ कर सकता है सुपरनैचुरल एबिलिटीज के साथ। अब यहाँ मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता, इसलिए मैं नुरुगई के बारे में आगे नहीं बताऊंगा, बस इतना बता दूं कि इसका टाओ जो है वो हीलिंग से थोड़ा ज्यादा एसोसिएटेड है। एक बात और कि आप कहेंगे कि केयुन जो है वो तो नुरुगई से ज्यादा पावरफुल लग रहा है। एक्चुअली ब्रूट फोर्स में यस, लेकिन यहाँ हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की भी बात कर रहे हैं और बहुत चीजों को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से नुरुगई ज्यादा पावरफुल है, और अब तो उसका टाओ भी जाग गया, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है। वैसे आप प्लेस चाहे तो स्विच कर सकते हैं, नो इश्यूज। मूविंग ऑन, 5वां पोजीशन में देना चाहूंगा यूजू रिहा को। इन 10 क्रिमिनल्स में जो सबसे शातिर इंसान है वो और कोई नहीं बल्कि यूजू रिहा है। जी हाँ, ये वही बंदी है जो मोरो मकिया पे एक्सपेरिमेंट करके उसको मार वार डाली, उससे इन्फॉर्मेशन बस निकालने के लिए आइलैंड के बारे में। एंड देन अगेन ये हर एक सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाती है, यानी खतरा मिला तो दौड़ के भाग जाओ, खतरा नहीं है तो उसमें पार्टिसिपेट करो, जो ज्यादा ताकतवर है उसके साथ संधि बनाओ, जो नहीं ताकतवर है उसका विच्छेद कर दो। मतलब समझ रहे हो, बहुत स्मार्ट है। अब यूजू रिहा की पास्ट के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भी बोलती है झूठी होता है मोस्टली, तो पास्ट की भी बात क्या बोली है उसमें क्या सच है पता नहीं। हाँ, एक बात ट्रू है कि वो शिनोबी विलेज में जन्म ली थी, जहां उसकी बहन भी थी जिसका नाम साया था। यूजू अपनी बहन के लिए कुछ कमाना वगैरह चाहती थी, लेकिन उसकी बहन की मृत्यु हो गई टर्मिनल इलनेस की वजह से, और तब से यूजू डिसाइड करती है कि भैया आज से मैं अपना जिंदगी फुल ऑन जिएगी, मतलब अपने बहन का भी हिस्सा जी लेगी। सीरीज के दौरान आप देख पाएंगे कि कैसे यूजू रिहा एक मास्टर मैनिपुलेटर है, और वो एक कासल के लोगों को मार गिराई थी, जिसके बाद ही उसे पकड़ा गया और बोला गया कि भैया अब तुम जाओगी डेथ रो पे। लेकिन यहाँ उसको रिक्रूट करते हैं 5th रैंक यामादा आसाइमोन सेंटा।
था। नाउ आइलैंड पे आते ही यूजुरिहा सबसे पहले मोरोमाकिया को तो मार ही दी, उसके बाद वो दोस्ती किससे करती है, गाबीमारू और सगीरी से, क्योंकि उसको पता था ये जो पेयर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूजुरिहा वन ऑफ दोस कॉन्विक्ट्स है जिसे टाओ के बारे में पहले से ही पता था, जी हाँ, आइलैंड आने से पहले, और वो इसका इस्तेमाल कर भी रही थी। उसके गांव में इसे ची कहा जाता था। मैंने कहा था ना, इंडिया में होता तो चक्रा कहा जाता, चक्रा को जगा लेना। दिस मींस कि उसे अपने टाओ पे ऑलरेडी पूरा कंट्रोल है और इसे वो अटैक के लिए, डिफेंस के लिए, स्टेल्थ के लिए इस्तेमाल करती है। वो कुछ निंजा टॉनिक्स पी लेती है जिसके बाद उसके शरीर से बहुत सारा स्टिकी सब्सटेंस निकलता है और इसका इस्तेमाल वो करती है अटैक के लिए, डिफेंस के लिए। मतलब वो अलग अलग टॉनिक्स होता है और हर एक टॉनिक का अलग प्रॉपर्टी होता है। तो अगर जहर वाला पी ली तो वो पॉइजनस हो जाएगा, अगर चिपकने वाला पी ली तो वो किसी को चिपका सकती है, नुकीला वाला पी ली तो वैसा हो, मतलब समझ रहे हो, अलग अलग टॉनिक्स है, अलग अलग प्रॉपर्टीज। तो इन्हीं सब की मदद से यूजुरिहा अपने निंजुत्सु को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेती है और यहाँ उसके कुछ अल्टीमेट मूव्स भी हैं। लेकिन अगर मैं वो बताया तो हो जाएगा थोड़ा स्पॉइलर, तो उस पार्ट को छोड़ देते हैं, मेजर स्पॉइलर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब फोर्थ पोजीशन पे मैं रखूंगा रोकुरोता को। रोकुरोता को जाइंट ऑफ बिजन भी कहा जाता है और इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैया साइज देखो इसका, इसे जाइंट नहीं तो और क्या कहेंगे। अब जन्म से ही रोकुरोता बहुत बड़ा था साइज में, मतलब थोड़ा एबनॉर्मल सा था और उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। मेरे कहने का मतलब है उसे जी भर खाना खिलाते थे, जब खाना है खाओ, और ये बस स्टोन से खेलता रहता था और जब भी भूख लगे ना एकदम पागल हो जाता था और रोने लगता था। भूख भी इसको कुछ ज्यादा ही लगता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि रोकुरोता बड़ा तो हो रहा था लेकिन वो मानसिक रूप से विकसित नहीं हो रहा था। तो वो जब कुछ सालों का हो गया तो एक बार ऐसे उसे भूख लगा और उसका पागलपन चढ़ा और इसमें वो गांव के कई लोगों को मार दिया, साथ ही अपने माता पिता तक को मार डाला। अब रोकुरोता जानबूझकर ये सब नहीं करता था, उसे लगता था ये सब खेल है। मैंने कहा ना, मानसिक रूप से पूरा डेवलप नहीं था। अब रोकुरोता को कौन रिक्रूट करते हैं? वेल, रैंक नंबर 1 यामादा असाइमोन आइजन। और वो कॉन्विक्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस था ना, जिसमें 10 कॉन्विक्ट सिलेक्ट हुए थे, उसमें रोकुरोता मस्त सो रहा था घूम के, वो लड़ा भी नहीं, लोग उसको मार रहे थे, उसको कुछ हो नहीं रहा था। मतलब इतना स्ट्रांग है बंदा। उसके स्ट्रेंथ की मैं एक और परिचय दे दूं कि उसको रिक्रूट कौन किए हैं? रैंक 1 के असाइमोन, और उनको वो आइलैंड पहुंचते ही मार डालता है। लेकिन रोकुरोता से गलती कहां हो गई पता है? वो भिड़ गया जाके गाबीमारू और सगीरी से। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, इस लड़ाई में गाबीमारू और सगीरी की हालत खराब हो गई थी क्योंकि रोकुरोता का कोई वीकनेस ही नहीं है। आई मीन सगीरी उसे काटना भी चाहे तो गैप होना चाहिए ना हड्डियों के बीच, जहां पे वो कट कर पाएगी तलवार से। वेल, वो जब खड़ा होता है और मूव करता है तो अपने गैप्स को फिल कर देता है। तो ऐसे में गाबीमारू पिटाई विटाई खाते हुए फायर वाले अपने निंजा टेक्निक का यूज करता है और चारों तरफ आग लगा देता है। इस आग की वजह से रोकुरोता बहुत सारा स्मोक इनहेल कर लेता है और वो झुक जाता है, मतलब खांसने वासने लगता है। और यही मौका देख के सगीरी उसका गर्दन काट देती है क्योंकि इस पोजीशन में जो है ना, उसका जो है ना वो गैप्स निकल गया था। अब आप ये पूछ सकते हैं कि भैया सगीरी कैसे काट दी, वो तो काफी वीक है, 12th रैंक असाइमोन है। मैं आपको बता दूं कि सगीरी एक्चुअली में उतनी खराब रैंक की है नहीं, वो तो लड़की है तो उतना पीछे उसको डाल दिया गया है। एक्चुअली उसकी रैंकिंग की जाए बेसिकली स्वॉर्ड्समैनशिप पे तो मुझे लगता है वो टॉप 3 में होगी, टॉप भी हो सकती है। आगे देखोगे आप मांगा में क्या क्या करती है वो बंदी, मतलब बहुत ही ओपी है। और उसका टाओ तो मत पूछना, सबसे बेहतरीन है, क्योंकि वो बताऊंगा नहीं, छोड़ो, नहीं बताऊंगा। अब यहाँ रोकुरोता को मैं यूजुरिहा से इसलिए ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि अगर इन दोनों की हेड ऑन फाइट हो जाती तो उसमें रोकुरोता कहीं ना कहीं जीत जाता। ऐसा भी कहा जाता है कि रोकुरोता इतना पावरफुल, इतना जायंट इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली, मतलब बिना जाने हुए अपने टाओ को इस्तेमाल कर रहा था। वैसे अगर सर्वाइवल की बात की जाए तो यूजुरिहा इज बेटर, साथ ही उसके पास दिमाग भी है। रोकुरोता तो बेसिकली एकदम बेवकूफ है। तो हाँ, आप इन दोनों को भी प्लेसेस स्विच कर सकते हैं। मैंने बस इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग था ये बंदा, कोई वीकनेस ही नहीं थी, बस दिमाग 0। फाइनली हम टॉप 3 में आ गए हैं और 3rd नंबर पे मैं रखना चाहूंगा तामिया गेंटेत्सुसाई। गेंटेत्सुसाई को ब्लेड ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है और इनकी स्टोरी काफी मजेदार है। तो बचपन से गेंटेत्सुसाई तलवार चलाना सीख रहा था और इसमें काफी माहिर भी हो गया था, साथ ही उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनना था। अब गेंटेत्सुसाई के जो सेंसेई थे वो उसे डांटते हैं कि तुम बहुत ग्रीडी हो रहे हो पावर के लिए, और ऐसे में गेंटेत्सुसाई क्या करता है, छोड़ देता है अपने सेंसेई को, नहीं सीखना तेरे से। फिर वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से लड़ता जाता है, अपनी पावर को बढ़ाता जाता है और अपना नाम बनाता जाता है। अब उसे ब्लेड ड्रैगन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कील ऑफ द शिप को कंप्लीटली कट किया, काइंड ऑफ एक मॉन्स्टर था। इस अचीवमेंट के बाद एक दाइम्यो गेंटेत्सुसाई को अपने घर पे बुलाए थे उसका आदर सत्कार करने, ये बोलने कि मेरे लिए काम करो। अब दाइम्यो क्या होता है? वेल, ये शोगुन इतना ऊपर तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, लॉर्ड ऑफ सम प्लेस आप कह सकते हो, शोगुन के जस्ट नीचे एक तरह से। अब ये जो दाइम्यो था वो गेंटेत्सुसाई को बोल देता है कि तुम्हारा नाम तो ब्लेड ड्रैगन है लेकिन तुमने आज तक किसी ड्रैगन को काटा नहीं है। ये सुन के आ जाता है गेंटेत्सुसाई को गुस्सा और वो जाता
होता है इस दामियो का जो मेन गेट था ना ड्रैगन जैसा, उसी को काट डालता है। अब ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा क्राइम हो गया और इसीलिए गेंतेत्सु साई को डाल दिया जाता है डेथ रो पे। अब गेंतेत्सु साई को रिक्रूट किए 9th रैंक यामादा असाइमोन फुशी। अब अभी तक जो भी मैंने आपको गेंतेत्सु साई के बारे में बताया है, ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि भैया ये बंदा बड़ा ब्रूटल सा है, अजीब सा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बंदा दिल का बहुत अच्छा है। सबसे पहले ये वुमेन की रिस्पेक्ट करता है, अपने से कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करता है। इसका बस एक ही एम है, इसको एलिक्सर ऑफ लाइफ भी नहीं चाहिए, इसको पार्डन भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसको बस ये चाहिए कि इसका नाम अमर हो जाए, लोग जाने कि कोई है गेंतेत्सु साई ब्लेड ड्रैगन जो कि उसको मार दिया था, उससे ताकतवर कोई नहीं था। यही उसका बस एम है और कुछ नहीं चाहिए उसको। अब आइलैंड पे आते हैं, गेंतेत्सु साई पे एक वो फेस वाला बटरफ्लाई अटैक कर देता है और इसके कारण उसे अपना एक हाथ काटना पड़ जाता है। मतलब इतना ही, लेकिन उसका जो मेन ब्लेड वाला हाथ है वो इंटैक्ट है और एक हाथ कटने से उसको कुछ होता भी नहीं है। अब हाथ क्यों काटा? वेल, नहीं काटता तो उसका पूरा शरीर पुष्पा की तरह फ्लावर बन जाता। नहीं, पुष्पा तो फायर है, फ्लावर बन जाता गेंतेत्सु साई। तो आगे चल के गेंतेत्सु साई की दोस्ती गाबीमारू से हो जाती है और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये सबसे लेट अपने टाओ को एक्टिवेट कर पाया। वैसे ये बिना टाओ के ही बहुत पावरफुल है, तो लेट किया भी तो कोई इशू नहीं है। और हाँ, इसका टाओ को मैनिपुलेट करने का जो टेक्निक है वो भी काइंड ऑफ बहुत वीक है कंपेयर टू अदर्स। और इसके लिए मतलब टाओ को मतलब मैनिपुलेट कर पाने के लिए इसे अपना एक आंख भी काटना पड़ा ताकि वो उसका सेंसेस फील कर सके, ज्यादा अच्छे से अटैक्स को भांप सके एंड ऑल दैट। वैसे मैं ज्यादा स्पॉइलर दूंगा नहीं, बस इतना जान लो कि ये बंदा लॉर्ड टेंशन तक को कट करेगा। बेसिकली मेरा कहना है कि 3rd स्पॉट पे ये एकदम डिजर्व करता है, काफी पावरफुल है। मूविंग ऑन, 2nd प्लेस पे मैं जिस क्रिमिनल को रखना चाहूंगा उसका नाम है आजा चोबे और ये बंदा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। चोबे को बैंडिट किंग के नाम से भी जाना जाता है और इसका एक छोटा भाई भी है टोमा। इनके पिता एक डामियो के अंदर काम करते थे, लेकिन उस डामियो को जब फॉल हुआ तो उसे मार दिया गया, साथ ही इनके पिता को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ऐसे में ये दोनों हो गए अनाथ एंड देन इन्हें कुछ बैंडिट्स उठा कर ले गए। और आप सोचो कि बैंडिट्स ले गए तो इन्हें मार डालेंगे? नहीं, आजा चोबे उनसे ही दोस्ती कर लिया और कुछ दिन में उनका ही लीडर बन गया। यही वजह है कि इसका नाम बैंडिट किंग भी है। अपने क्राइम्स के लिए आजा चोबे को भी डेथ रो पे भेज दिया गया था, लेकिन यहाँ उसको रिक्रूट करता है उसका भाई टोमा। अरे ये कैसे हो गया? वेल, टोमा यामादा क्लैन को इनफिल्ट्रेट कर दिया और वहां असाइमोन बन गया था। अब टोमा भी अच्छा खासा स्ट्रांग है, ठीक है ना? हाँ, चोबे जितना स्ट्रांग नहीं है। मोर ओवर टोमा हमेशा अपने बड़े भाई चोबे को देखता है और बोलता है, भाई ये क्या बंदा है, मजा आ गया। बहुत मतलब अप्रिशिएट करता है अपने बड़े भाई को और बदले में चोबे भी अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता है। मतलब इन दोनों भाई का जो बॉन्डिंग है ना, मजा आ जाएगा। अब फाइटिंग में आजा चोबे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आई मीन इसके पास सिर्फ ब्रूट फोर्स ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा ब्रेन है। लड़ाई में इसका दिमाग जो है ना एकदम गजब चलता है। आई मीन इस बंदे को आप किसी भी सिचुएशन में फेंक दो, वहीं पे अडेप्ट कर जाएगा, वहीं से चीजों को सीख लेगा और उस हिसाब से अपना अटैक प्लान करेगा। अब आइलैंड पे आते वक्त हरूबो इस पे अटैक किया था। बैड लक फॉर हरूबो क्योंकि ये बंदा उसको मार दिया। फिर आइलैंड पे ये सोशिन मोशिन वगैरह को तो मारता ही है। फिर इसकी लड़ाई हो जाती है लॉर्ड टेंशन से। टेंशन से हुई थी या डोसी से हुई थी? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मतलब किसी एक से हुई थी, हाई पावर वाले से, या दोनों से हुई थी। आई एम नॉट वेरी श्योर, थोड़ा भूल रहा हूँ। जो भी हो, उसके पाव को देखकर सब कोई आश्चर्य में था और वो लोग भी कह रहे थे कि भैया ये तो टाओ का मुझे देख के इस्तेमाल करना सीख गया। जी हाँ, इसे कोई सिखाया भी नहीं कि टाओ कैसे यूज करना है, खुद से सीख गया और प्रति दर समय समय पे इसका टाओ बढ़ते जा रहा था। मतलब ये बंदा इतना ओपी है कि इसके गले को काट दिया गया, थ्रोट को, तो वो उसको भी हील कर लिया अपने टाओ से। वो डीमन स्लेयर्स में से नहीं, डीमन हील हो जाते हैं, उस तरह से हील किया। बेसिकली एक बार आजा चोबे कमिटमेंट कर लिया तो वो अपने आप की भी नहीं सुनता। इसे एक पिट में फेंका गया था टैन बनने के लिए, जिससे आज तक कोई बाहर नहीं निकला और आजा चोबे उससे भी बाहर निकल गया। अब मैं यहाँ स्पॉयलर्स और नहीं देना चाहता आजा चोबे को लेके, लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि ये बंदा अडेप्टेबल है, ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, स्मार्ट है, सब कुछ है और नंबर 2 डिजर्व करता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मेरा फेवरेट कैरेक्टर। वैसे आप कमेंट से बताना आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है इन 10 में से। नाउ फाइनली हम आ गए हैं अपने सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के पास, जो कि है गाबीमारू द हॉलो। ऑब्वियसली हीरो है, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ही। अब गाबीमारू के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही हेल्स पैराडाइज पे एक वीडियो बनाई थी जहां मैं गाबीमारू की हिस्ट्री, रिक्रूटमेंट सब के बारे में बात करा था मैंने। बस यहाँ मैं इतना बता दूं कि आइलैंड पे आने के बाद ये सबसे पहले केयुन को मार दिया, उसके बाद वो उसको ही बेबस किया, जो जायंट था ना रोकुरोता, उसको ही बेबस कर दिया। सगीरी से इसकी अच्छी दोस्ती हो गई है। देन युजुरुहा से भी इसकी दोस्ती ठीक ठाक है, ऑल्दो ये युजुरुहा को ट्रस्ट नहीं करता। फिर आगे चल के इसकी गेंतेत्सु साई से भी दोस्ती हो जाएगी। फिर अपने टाओ को भी एक्सप्लोर करेगा, काफी जल्दी कुछ सीख जाएगा। देन इसके पास फायर वाला वो एजेटिक ब्लेड कुछ है ना, निंजा अटैक है, वो भी है इसके पास, निनपो है।
मतलब एकदम ओपी है ये बंदा। मांगा में धीरे धीरे ये बंदा पावरफुल ही होता जाएगा, लेकिन यहाँ मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएंगे, नहीं बताऊंगा भैया, बस मेरी बात मान लो। गाबीमारू काफी पावरफुल है एंड आई नो इसके बारे में मैंने ज्यादा नहीं बताया, वो पुरानी वीडियो देख लेना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन सब में डाल दूंगा, उसमें अच्छे से बताया उसके हिस्ट्री को, दोबारा क्यों रिपीट करना। अब इस वीडियो के दौरान आपने टेंसेन, टैन, असाइमॉन, मोशिन, सोशिन ये सब बहुत कुछ सुना होगा और आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो वेल इस सब पे भी मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा जहां मैं सब चीज को एक्सप्लेन करूंगा। मैं सारे असाइमॉन को रैंक जो उनका मिला है उस हिसाब से उनके पावर्स को बताऊंगा, उनके लाइफ हिस्ट्री को भी बताऊंगा जितना मांगा में है बेसिकली। देन साथों लॉर्ड टेंसन के बारे में बताऊंगा, मतलब काफी कुछ है यहाँ हेल्स पैराडाइज में एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम लोग जरूर करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में, काफी वीडियोस बनेगी इस टॉपिक पे, लेकिन यहाँ टारगेट तो अपन देंगे ही कुछ। तो भैया इस वीडियो पे टारगेट है 10K लाइक्स का, कोई कॉमेंट वॉमेंट का नहीं। अगर आप लोग टारगेट को पूरा कर देते हो तो मैं आगे भी हेल्स पैराडाइज पे ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। एक बार और पढ़ लेता हूँ मांगा, थोड़ा रिफ्रेश भी होगा। तो लाइक टारगेट को पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी वीडियो पे लाइक करो, अपने दोस्तों से लाइक करवाओ, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस आती है और सब्सक्राइबर थोड़े चाहिए भी, कर दो सब्सक्राइब। I'll see you guys in the next one. Peace out.